मेरा नाम है सजाद अमन जुनेजो और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। बहुत से लोग देखने में बहुत नरम मिजाज और मुहज़्ज़ब नज़र आते हैं, लेकिन दर हकीकत उस शाइस्तगी और नरमी के पीछे मायूसी और ज़हनी तनाव छुपा होता है। वो इस बात की शदीद ज़रूरत महसूस करते हैं कि दूसरे लोगों पर असर रखें और हालात पर गालिब आएं। अपनी इस कोशिश में रुकावट देखने पर बाज़ औक़ात वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करने पर उतर आते हैं कि आप दंग रह जाते हैं। इसी किस्म के लोगों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो ताकत हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए सब्र करना भी उनके बस से बाहर होता है। ऐसे लोग जारियत पर उतर आते हैं। वो लोगों को डराकर अपने रास्ते बनाते हैं, इंतहाई बेरहमी से आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपको लोगों की उन लाशऊरी और मख्फी ख्वाहिशात का बगौर मुशाहिदा करना चाहिए और अपने इर्द गिर्द फ़ाल या गैर फ़ाल जारियत पसंद लोगों की शनाख्त करनी चाहिए। आप लोगों के माजी को पढ़ें, उनके रवैयों और तर्ज अमल का मुतालिया करें और वो अलामात या इशारे जानें जो उनकी दूसरे लोगों और हालात पर अपना इख्तियार और काबू हासिल करने की ख्वाहिश को जाहिर करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। ऐसे लोग आपको जज्बाती, खौफजदा और चिड़चिड़ा बनाकर सीधी तरह सोचने से महरूम कर सकते हैं। उन लोगों को ये ताकत मत दें। जहाँ तक आपकी अपनी जारिहाना तवानाई का ताल्लुक है तो उस कुव्वत को अपने इख्तियार में लाकर मुफीद और मुसब्बित मकासद में इस्तेमाल करें और अपने अज़ाइम के रास्ते में आने वाली हर रुकावटों को दूर करते चले जाएं। हम सब ये जानते हैं कि इंसान हमेशा से तशद्दुद और जारियत की अहलियत रखता है। हमें एहसास है कि दुनिया में ख़तरनाक मुजरिम, लालची और बेहिस कारोबारी अशखास, जंगें छेड़ने वाले सियासतदान और जिनसी दरिंदे मौजूद हैं, लेकिन हमें अपने और उनके दरमियान एक लाइन खींचनी होगी जो दोनों में ख़त तफरीक हो। बाज़ औक़ात हमारे अंदर भी सब उसूल व ज़वाबित पामाल कर देने की ख्वाहिश जन्म लेती है, लेकिन हमें खुद को मुतशद्दिद रवैया अपनाने से रोकना होगा। आमतौर पर हम जारियत की तारीफ ही गलत करते हैं। हम दूसरों को तो जारियत का मूरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन खुद को हमेशा इस इल्लत से महफूज तस्वर करते हैं। ऐसा समझना इंसानी फितरत को गलत समझना है। जारियत वो खासियत है जो हर फर्द के लाशऊर में मौजूद होती है। ये नूए इंसानी की ज़हनी साख्त का हिस्सा है। हम इंसान उसी जारियत के साथ और अक्ल व ज़हानत के इम्तिजाज से इस कुरे अर्ज़ के सबसे ताकतवर और अहम हैवान या मखलूक बन पाए हैं। हम जिस तरह मसाइल और रुकावटों से निमटते हैं, जिस तरह अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए अपने माहौल को बदलते हैं, जिस अंदाज में बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं या कोई नई चीज़ तख्लीक करते हैं, वो सब जारियत की उस खासियत के बगैर मुमकिन नहीं है। जारियत मुसब्बित और मुफीद मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। उसी तरह बाज़ औक़ात ये तवानाई खिलाफ समाज सरगर्मियों में या दूसरे अफराद को नुकसान पहुँचाने में भी इस्तेमाल हो सकती है। ये मुसब्बित और मनफी पहलू एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगरचे बज़ाहिर कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा जारियत पसंद होते हैं, लेकिन हम सब भी कभी न कभी इस मनफी पहलू का शिकार हो सकते हैं। दुनिया में इंसानी जारियत के बेशुमार मज़ाहिर हैं और हम सब ही कहीं न कहीं उस कतार में खड़े हैं। इस तवानाई से न तो इनकार मुमकिन है, न ही उसे दबाया जा सकता है। ये किसी न किसी सूरत में ज़रूर सामने आती है। इसका शऊर या आगाही हासिल करके और उसे अपने काबू में लाकर हम मुसब्बित और मुफीद मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मकसद के हुसूल की खातिर हमें इस तवानाई का ज़रिया जानना होगा और यह भी कि कब ये तवानाई मनफी पहलू अख्तियार कर लेती है और कब कोई शख्स दूसरों से ज़्यादा जारह बन जाता है। बाकी तमाम हैवानों के बरक्स हम इंसान इस बात से आगाह हैं कि हम फ़ानी हैं और यह कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। शऊरी और लाशऊरी तौर पर यह सोच मुसलसल हमारे दिमाग में छाई रहती है। हम इस बात से भी आगाह हैं कि इस ज़िंदगी में हमारी हैसियत भी मुतासिर हो सकती है। हमारा माली नुकसान हो सकता है और वो भी कुछ ऐसी वजूहात की बुना पर जो मुकम्मल तौर पर हमारे इख्तियार से बाहर है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों के बारे में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम उनकी सोच और इरादे नहीं जान सकते।
उनके अफ़आल का पेशगी अंदाज़ा नहीं लगा सकते और उनकी हिमायत पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते। अक्सर औकात हम दूसरों पर इन्हिसार करते हैं जिसमें हमें मायूसी उठानी पड़ती है। हमारे अंदर पैदाइशी तौर पर चाहे जाने की और खुशी हासिल करने की ख्वाहिश होती है और अक्सर उन सब ख्वाहिशों को हम किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जो हमारे बचपन की महरूमी का नतीजा हो सकते हैं। अगर कुछ वाक़यात या लोग हमारे उन अदम तहफ़्फ़ुज़ात या महरूमियों को मुश्तइल करते हैं तो हम ख़ास तौर पर ख़ुद को कमज़ोर और ख़तरे में समझते हैं। जो लोग इस तरह की बेबसी और मायूसी का ज़्यादा शिकार होते हैं वो ज़्यादा जारियत पसंद हो सकते हैं। वो अपनी कमज़ोरी और बेबसी को छुपाने के लिए जारियत की उस ताकत और तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को ताकत व तवानाई की ज़रूरत इतनी शदीद और हंगामी होती है कि वो किसी हद को तस्लीम नहीं करते और न ही किसी अखलाकी या मुआशरती उसूल व ज़ाब्ते की परवाह करते हैं। इस सारी गुफ्तगू का मतलब ये है कि इंसान का जारिहाना मिजाज उसके लाशऊरी तहफ़्फ़ुज़ात से पैदा होता है और उसके पीछे महज दूसरों से कुछ छीनने या उन्हें तकलीफ पहुंचाने की ख्वाहिश नहीं होती। कोई भी जारिहाना कदम उठाने से पहले हर जारे शख्स उसी तरह की बेबसी और बेचैनी का शिकार होता है। ऐसे लोग अक्सर कुछ गैर हकीकी खतरों को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं और उन्हें ज्यादा संजीदगी से लेते हैं। वो किसी गैर हकीकी मुतविका हमले से दिफा के लिए खतरा पेश आने से पहले ही खुद हमला आवर हो जाते हैं या दूसरों से महज इस फर्जी खौफ की बुनियाद पर कुछ चीजें छीन लेते हैं कि कहीं सूरत हाल उनके काबू से बाहर न हो जाए। अगर हमें अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा आदि जारह मिजाज शख्स नजर आए तो हमें चाहिए कि हम उनकी उम्र के इब्तदाई सालों में उन अदम तहफ़्फ़ुज़ात और महरूमियों की बुनियाद तलाश करनी चाहिए। हमें इस बात से भी आगाह होना चाहिए कि ऐसे जारह मिजाज लोग अपने इर्द गिर्द के अफराद को सिर्फ काबिल इस्तेमाल अशिया तस्वर करते हैं। जब वो हमें सुन रहे होते हैं तो दरअसल वो हमारे बारे में ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि वो हमें अपने मुफाद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो हमारी तारीफ करते हैं या हमें कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो हमें अपने जाल में फंसा सकें। हम ऐसे लोगों को उनके गैर लफ्ज़ी इशारों यानी बॉडी लैंग्वेज या उनकी हमें छिदती हुई नज़रों से पहचान सकते हैं और इस बात से भी कि वो हमारी बातों या कहानी में कितनी दिलचस्पी लेते हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद को उनके खूबसूरत जाल में फंसने से कैसे बचाएं और उनके असल मकसद को पहचानें। इंसानी फितरत के तालिब इल्म की हैसियत में आपको 3 पहलुओं पर काम करना होगा। सबसे पहले तो आप अपनी शख्सियत में जारियत पसंदी का इनकार करना तर्क कर दें। आप भी बाकी सबकी तरह अपने लाशऊर में जारियत का रुझान रखते हैं। इस भरपूर तवानाई को किसी न किसी तरह सर्फ होना चाहिए, वरना यह 3 मुमकिन रास्तों में से किसी एक की तरफ जा सकती है। हमें चाहिए कि हम उस तवानाई को अपने शोबे में इस्तेमाल करें और अपने मुख्तलिफ अहदाफ हासिल करें। हम इस गुस्से और मायूसी को खुद अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस बात पर भी गौर करना है कि आप अपनी इस ताकत को कैसे संभालते हैं। खुद को जांचने का एक मुअस्सर तरीका यह भी है कि आप मायूसी, गैर यकीनी की कैफियत और अपने इख्तियार से बाहर सूरत हाल पर क्या रद्द अमल देते हैं। क्या आप दूसरों पर गुस्सा उतारते हैं, मायूस और बेचैन हो जाते हैं और ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करते हैं जिस पर बाद में आपको पछताना पड़े। आपको अपनी अंदरूनी ताकत व तवानाई को अपने काबू में लाना होगा। इसे हम कंट्रोल्ड एग्रेशन का नाम देंगे और इस तवानाई के जरिए इंसान बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकता है। दूसरे नंबर पर आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के जारिहाना मिजाज का मुशाहिदा करना होगा। अपने काम की जगह को जहन में लाएं और देखें कि कैसे लोगों की मुतजाद ख्वाहिशात आपस में टकराती हैं। अगर आप लोगों के अल्फाज और चेहरों पर निकाब के पीछे छुपे असल एहसासात को समझना शुरू कर दें और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर तवज्जो दें तो आप उनके रवैये में छुपी जारियत समझ सकते हैं। ऐसे लोगों की उन कहानियों पर भी तवज्जो दें जो वो अपने रवैये के जवाज में पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उन अफराद ने गुज़िश्ता कुछ सालों में बहुत से दुश्मन बनाए हैं तो उस दुश्मनी की कुछ वजूहात ऐसी भी होंगी जो वो नहीं बताते। इस बात पर भी तवज्जो दें कि वो अपने मुख्तलिफ अफ़आल का क्या जवाब पेश करते हैं। जारह मिजाज अशखास खुद को एक ऐसे मुजाहिद के तौर पर पेश करते हैं कि जैसे वो तन्हा इस दुनिया में बुरे लोगों और बुराई के खिलाफ लड़ने निकले हैं। वो ये समझते हैं कि जो लोग उनके रास्ते में आते हैं वो बुराई की अलामत हैं। उनके दावे जितने भी बुलंद और पुरयकीन हों
مگر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا واسطہ ایک جاریت مزاج شخص سے پڑا ہے۔ ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے عمل اور ماضی کے طرز عمل پر دھیان دیں۔ ایک بار جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کا سامنا اس قسم کے انسان سے ہے تو اپنی ساری توانائی اور صلاحیت استعمال کرتے ہوئے ان سے فاصلہ اختیار کریں اور اپنے جذبات اور رد عمل پر کنٹرول کریں۔ انسانی فطرت کے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی آخری ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں موجود جاریت کے اس جذبے کی تردید کرنا ترک کر دیں اور اس بات پر غور کریں کہ اس جارحانہ مزاج کا نسل انسانی کے مستقبل پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ انسانی فطرت کے اس پہلو کی تردید سے آپ درج ذیل دو میں سے ایک جواز یا کہانی پر یقین کرنے لگیں گے۔ ان میں سے پہلی کہانی تو یہ ہے کہ طویل عرصہ قبل ہم انسان ایک امن پسند مخلوق تھے اور دوسری مخلوقات یا فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن انسانی علوم اور تاریخ پر حالیہ تحقیق سے یہ بات ہر شک و شبہ سے بالاتر ہو گئی کہ ہزاروں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں بھی اتنی ہی خوفناک اور ظالمانہ جنگیں ہو چکی ہیں جو آج کے دور میں ہونے والی قتل و غارت سے کسی بھی طور پر کم نہیں تھی۔ دوسری کہانی جو آج کل زیادہ عام ہے، اس کے مطابق آج کل کا انسان ماضی کی نسبت زیادہ مہذب اور امن پسند ہے، لیکن یہ نظریہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ آج کا انسان بھی اتنا ہی جارح مزاج ہے جتنا ماضی میں تھا۔ اس کے ثبوت میں موجودہ صدی کی انسان کچھ جنگوں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ یہ جنگیں اور قتل و غارت بین الریاستی بھی ہیں اور ریاستوں کے اندر مختلف گروہوں میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ماحول کی خرابی یا آلودگی کے نتائج سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی ہم انسان اپنے ماحول کو مسلسل خراب کر رہے ہیں۔ مخفی جارحیت اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملیاں۔ ہم میں سے اکثر لوگ کھل کر کسی طرح کی دشمنی یا مخالفت کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات خود کو کسی نہ کسی طرح منوائے بغیر ہم وہ حاصل نہیں کر پاتے جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم سب ہی بالواسطہ طور پر کچھ مخفی طریقوں سے خود کو منوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان طریقوں میں دوسروں کی طرف سے رابطے پر جواب میں تاخیر کرنا شامل ہے، جس سے ان کے لیے ہماری ناپسندیدگی واضح ہوتی ہے، یا بعض اوقات ہم بظاہر لوگوں کی تعریف یا حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو اپنے اندر کئی معنی رکھتے ہیں اور متعلقہ شخص کے لیے ہماری حقیقی سوچ کو واضح کرتے ہیں۔ اس طرح کی جارحیت کو ہم غیر فعال یا مخفی جارحیت کہتے ہیں۔ اس میں ہم ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنی حقیقی رائے یا فطرت کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد کسی کو متاثر کرنا نہیں ہے، تاہم اس ذو معنی انداز گفتگو سے بھی ہم اصل خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس روزمرہ زندگی میں زیر استعمال مخفی جارحیت کو ایک ناگوار اور تکلیف دہ سماجی رویہ تصور کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا غلط عمل ہے جس کے ہم سبھی قصوروار ہیں۔ ہمیں معاشرے میں پائی جانے والی اس مخفی جارحیت کے سلسلے میں ممکنہ حد تک متحمل مزاج ہونا چاہیے، تاہم کچھ لوگ اس مخفی جارح رویے کی عادت رکھتے ہیں۔ اب ہم غیر فعال جارح مزاج لوگوں کی حکمت عملیوں اور ان سے نمٹنے کے طریقوں پر بحث کریں گے۔ مخفی احساس برتری۔ آپ کا کوئی دوست، شریک کار یا ملازم تاخیر سے آنے یا تاخیر سے کام کرنے کا عادی ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی نہ کوئی تیار شدہ منطقی قسم کا جواز ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انتہائی مخلصانہ سی معذرت بھی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ لوگ اہم میٹنگز، تاریخیں اور طے کردہ وقت بھی بھول جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہمیشہ ہی بے عیب قسم کے بہانے موجود ہوتے ہیں۔ اگر ان کا یہ رویہ برقرار رہے اور وہ اپنے عمل کو بار بار دہرائیں تو یقیناً آپ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر آپ ان سے اس بات کی شکایت کریں گے تو وہ الٹا آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ یہ آپ کو احساس عاری شخص قرار دے دیں گے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس رویے کی اصل بنیاد ان کی یہ سوچ ہے کہ وہ خود کو اور آپ کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں آپ سے برتر ہیں۔ آپ ان کے معذرت خواہانہ رویے سے زیادہ ان کے طریقہ کار کو دیکھیں، اور ساتھ ہی جب وہ اپنے عمل کا جواز پیش کر رہے ہوں تو ان کی باڈی لینگویج پر توجہ دیں۔ ان کا لب و لہجہ واضح طور پر اس بات کی غمازی کر رہا ہوگا کہ یہ سب آپ کا مسئلہ ہے۔ ان کی معذرت محض دکھاوا ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ وہ جو بھی وجوہات بیان کر رہے ہوں ان کی زندگی کے مسائل سے متعلق ہوتی ہیں، اور ان کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ بھلکڑ یا لاپرواہ ہیں۔ اگر کوئی شخص عادتاً ایسا رویہ رکھتا ہے تو غصے یا ناگواریت کا اظہار مت کریں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کے غصے کو الٹا اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی بجائے بالکل پرسکون رہتے ہوئے ان کے ساتھ بالکل ویسا ہی رویہ اختیار کریں
ताकि उन्हें कुछ एहसास हो। इस तरह के लोगों को आप भी किसी काम की तारीख देकर या वक्त मुकर्रर करके ताखीर से पहुंचें और फिर वैसे ही उनसे माजरत कर लें। अगर आपसे बालातर किसी फर्द या बॉस में यह आदत हो कि वो आप लोगों को इंतजार करवाए, तो उनकी तरफ से एहसास बरतरी का यह इजहार इतना गैर वाज़ेह नहीं होता। इस सिलसिले में बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रहें, यही आपकी बरतरी है। बाज़ औक़ात आपका वास्ता ऐसे फर्द से पड़ता है जो हमेशा ही मजलूम होता है और वो लोगों की तरफ से नाहक अदावत, ख़राब हालात या मुआशरे के जुल्म का शिकार होता है। आपको एहसास होगा कि ये लोग खुद पर होने वाली ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ सुनाने में एक तरह का मज़ा लेते हैं। उनके बकौल कोई भी दूसरा शख्स उनसे ज़्यादा मसाइब का मारा नहीं होता। इस सारे ड्रामे को हकीकी ज़ाहिर करने के लिए इस तरह के गैर फ़ाल जारह मिजाज शख्स मुख्तलिफ तरह की ज़हनी व जिस्मानी बीमारियों जैसे शदीद बेचैनी के हमले, डिप्रेशन और सरदर्द वगैरह की शिकायत करते हैं। उमूमी तौर पर तकरीबन हम सब बचपन से ही हमदर्दियाँ और तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। आपको उन गैर फ़ाल जारह मिजाज अशखास में इस अमल के बार बार होने का बगौर मुशाहिदा करना होगा। आप देखेंगे कि जब भी वो खुद को कमज़ोर या गैर महफूज महसूस करते हैं या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर वो लोगों को खुद से दूर जाते हुए महसूस करते हैं, तो वो इस तरह की मजलूमियत या आर्जे की शिकायत करते हैं। वो आपको ज़हनी तौर पर पछतावे या परेशानी में मुब्तला करके अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। इस सब के बावजूद उनसे दूरी इख्तियार करना वाकई मुश्किल हो जाता है। इस तरह के लोग अमूमन दूसरों की फिक्र करने वाले हिसास तबीयत लोगों का शिकार करते हैं। उनके हरबों से बचने का एक ही तरीका है कि आप उनसे फासला इख्तियार करें, मगर ये आसान नहीं होता। उसका तरीका यही है कि आप उस बात पर गौर करें कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया है और जवाब में उन्होंने आपको क्या दिया है। आपकी अचानक किसी ऐसे शख्स से दोस्ती हो जाती है जो आप पर गैर मामूली तवज्जो देता है और आपकी भलाई के लिए ज़रूरत से ज़्यादा फिक्रमंद है। वो आपके काम में आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन फिर अचानक आपको उनके रवैये में कुछ सर्द महरी या बेरुखी सी महसूस होने लगती है और आप सोचना शुरू कर देते हैं कि आपने आखिर ऐसा क्या कहा या किया कि जिससे उनके रवैये में तब्दीली आई है। लेकिन आप कभी नहीं जान पाते कि वो वाकई आपकी किसी बात पर नाराज़ हैं या नहीं, लेकिन आप खुद को मजबूर पाते हैं कि वो आपसे खुश रहें और इस तरह ये तवज्जो और फिक्र का सारा बहाव उनसे आपकी तरफ आने के बजाय आपसे उनकी तरफ चलने लगता है। ये सारी हिकमत अमली दरअसल दूसरों पर अपना असर बढ़ाने या उन पर ताकत व इख्तियार हासिल करने के लिए ही होती है। आपको ऐसे लोगों से हमेशा किसी भी रिश्ते की इब्तिदा में ही ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल करने वाले हों, क्योंकि फितरतन हम सभी किसी रिश्ते के आगाज़ में अमूमन दूसरे शख्स के बारे में शकूक का शिकार रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में ये बात दुरुस्त साबित नहीं होती। आप कभी किसी के वादों पर अंधाधुंध एतमाद न करें और बेहतर यही है कि ऐसे लोगों से हमेशा फासला इख्तियार करें। बाज़ औक़ात दौरान गुफ्तगू आपका कोई दोस्त या शरीक कार ढके छुपे अंदाज में कोई न कोई ऐसा तबसरा कर देता है जिससे आप अपने बारे में शकूक का शिकार हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद आपकी तौहीन की जा रही है। हो सकता है कि वो आपके किसी हालिया काम की तारीफ करे और साथ ही मानी खेज मुस्कुराहट के साथ ये तबसरा करे कि उससे आपको बहुत तवज्जो, अहमियत और पैसा हासिल होगा, जिसका मतलब ये निकलता हो कि शायद यही आपका हकीकी मकसद था। बाज़ औक़ात तो वो तारीफ भी इस अंदाज में करते हैं जैसे ताना दे रहे हों, जैसे कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन ये काम आपकी हिम्मत व सलाहियत या मकाम से बहुत बुलंद है। इस हिकमत अमली का मकसद इस अंदाज में आप पर तनकीद करना है कि आप उस ढकी छुपी तंज पर कई दिन तक दिल ही दिल में करते रहें। दरअसल वो आपकी इज्जत नफ्स पर वार करते हैं। अक्सर औक़ात ये लोग हसद की वजह से ये सब करते हैं। उसका सबसे बेहतर जवाब यह है कि आप उन पर यही जाहिर करें कि उनके बिलवास्ता तबसरे आप पर कोई असर नहीं करते। आप पुरसुकून रहें और अपनी तारीफ पर शुक्रिया अदा करें। वो आपको तकलीफ पहुंचा कर आपको इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, मगर आप उन्हें यह खुशी मत दें। उन्हें यह एहसास दिलाना ही उनकी हरकतों का मुनासिब जवाब है कि आप उनकी चाल समझते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात किसी फ़र्द से ऐसी गलती हो जाती है जिस पर आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, और इससे पहले कि आप अपने गुस्से का इजहार करें, वो आपके मिजाज का अंदाज़ा लगाते हुए पहले ही शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और जब आप उनका सामना करते हैं तो ऐसे जाहिर करते हैं कि उन्हें बहुत दुख पहुंचा है और वो आपके रवैये से दुखी हैं। वो माजरत भी इस अंदाज में करते हैं जिससे यह तासुर मिलता है जैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया।
ان کا رد عمل کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل میں آپ غلط ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ نے ضرورت سے زیادہ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس سے الٹا آپ شرمندگی اور پچھتاوا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ حکمت عملی ہر طرح کے سرزنش، تنقید یا تادیبی کارروائی سے بچنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی طرز عمل سے آگاہ ہوں اور دوسروں پر الزام دھرنے کی حکمت عملی سے متاثر نہ ہوں۔ آپ نے انہیں غصہ نہیں دلانا تاکہ دو طرفہ الزام تراشی کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے۔ آپ نے پرسکون رہتے ہوئے ان کی شکایات پر غور کرنا ہے اور جس معاملے میں ان کی شکایت یا الزام درست لگے اسے تسلیم بھی کرنا ہے۔ آپ کو ان سے اتنا مناسب فاصلہ رکھنا ہے کہ آپ ان کی چالوں کو سمجھ سکیں۔ اس کے لیے آپ کو ماضی کے مشاہدات اور تجربات سے سیکھنا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے ماضی کی انہی حرکتوں کو یاد کرنے سے آپ کے لیے موجودہ وقت میں ایسے حربوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تب آپ کے لیے اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے مناسب فاصلہ اختیار کریں۔ آپ جن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ آپ کو توانائی اور آئیڈیاز سے بھرپور نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت اور معاملات میں نظم کی کچھ کمی ہے، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، بہت سے منصوبوں پر سوچنا ہوتا ہے، اس لیے کچھ چیزوں میں کمی رہ جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں آپ کی مدد چاہیے اور آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہر ممکن مدد کر سکیں۔ کبھی کبھار وہ آپ کو سراہتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ کسی بات پر آپ کی سرزنش کر دیتے ہیں، اور یہ سرزنش اتنی سخت ہوتی ہے کہ تعریف کی نسبت زیادہ عرصہ آپ کے دماغ میں رہتی ہے۔ یہ حکمت عملی عام طور پر بالادست طبقہ خود سے نیچے لوگوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے، لیکن بعض لوگ اپنے رشتوں میں بھی یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ کسی بھی رشتے کے دونوں فریقوں میں ایک فریق دوسرے سے کبھی خوش نہ ہو کر اسے اذیت دیتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عموماً یہ آپ سے بالاتر یا اہم ہوتے ہیں۔ صرف ایک ہی حل ممکن ہے کہ انہیں چھوڑ دیں اور سنبھل جائیں، جو کہ اکثر صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم انسان جارح مزاج ہیں یا اپنے آپ کو منوانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس توانائی کو مفید اور مثبت طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتے۔ اس توانائی کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین نے اس توانائی کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کے لیے یہ 4 طریقے وضع کیے ہیں۔ پہلا، عزم و ارادہ۔ آج کی دنیا میں کسی کو پرعزم کہنے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ خود غرض ہے اور صرف اپنی ذات میں مہو رہتا ہے اور ہر قیمت پر اپنا مقصد یا ہدف پورا کرتا ہے۔ لیکن ذرا اپنے بچپن اور جوانی کے بارے میں سوچیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ بھی اپنے لیے بڑے بڑے خواب اور عزائم رکھتے تھے۔ اپنے آپ کو اس دور کے عزائم کے مطابق ڈھالیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ اب آپ ان عزائم میں سے کس کس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ دوسرا، مستقل مزاجی۔ اگر آپ چھوٹے بچوں کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انتہائی ضدی اور بے رحم بن جاتے ہیں۔ مستقل مزاجی کی یہ خوبی انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہماری خود اعتمادی میں کمی آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس صلاحیت میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے۔ خود اعتمادی میں اس کمی کی وجہ سے ہماری اس توانائی اور جذبے میں بھی کمی آتی ہے جس سے ہم کسی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز انسان کی قوت ارادی اور مستقل مزاجی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نکتہ صرف اتنا ہے کہ آپ کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہیں کہ کوئی بھی رکاوٹ آپ کا راستہ نہ روک سکے۔ آپ تمام خدشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کوشش جاری رکھیں کہ اگر آپ نے خود ہمت نہ ہاری تو آپ ہر مشکل پر قابو پا لیں گے۔ تیسرا، بے خوفی۔ انسان فطرتاً بے خوف واقع ہوا ہے۔ بچپن میں ہم اپنی خواہش بیان کرنے، مزید طلب کرنے اور اپنا آپ منوانے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس دور میں ہم غیر معمولی طور پر نڈر ہوتے ہیں۔ آپ کو مرحلہ وار انداز میں اس بے خوفی کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا۔ اس کا بنیادی فارمولہ یہ ہے کہ آپ خود کو اس بات پر قائل کریں کہ آپ اپنی زندگی میں موجود سے زیادہ بہتر کے حقدار ہیں۔ ایک بار جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں تو پھر آپ خود کے لیے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو لوگ آپ کا احساس نہیں کرتے انہیں جواب بھی دے دیں گے۔ آپ لوگوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بہتر مقام دیں یا آپ سے اچھی طرح پیش آئیں،
اور یہ سارے تقاضے آپ شکایتی یا مدافعتی انداز میں نہیں بلکہ اپنا حق سمجھ کے کرتے ہیں۔ طریقہ نمبر 4، غصہ۔ غصے کو جو چیز منفی یا نقصان دہ بناتی ہے وہ دراصل اس کی وہ شدت ہے جو عقل اور شعور کو شل کر دے۔ لوگ عموماً اپنی مایوسیوں کو غصے کی شکل میں کسی فرضی دشمن کے خلاف اگلتے ہیں، جیسے نام نہاد قائدین لوگوں کے اندر اس مخفی اشتعال کو مزید بڑھا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے اس غصے کے پیچھے کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس لیے یہ غصہ یا تو بے سود ثابت ہوتا ہے یا تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو اس کے برعکس کرنا ہے۔ آپ کا غصہ مخصوص افراد یا صورتحال کے خلاف ہونا چاہیے۔ آپ کو صورتحال کا جائزہ لے کر یہ جاننا ہوگا کہ آیا آپ کی ناکامی و مایوسی آپ کی اپنی کسی کمی کی وجہ سے تو نہیں؟ کیا آپ اپنے غصے کی حقیقی وجہ جانتے ہیں؟ اور کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کے غصے کی سمت کیا ہونی چاہیے؟ اس غصے کے جواز اور سمت کا تعین کرنے کے بعد آپ کو اس توانائی کے استعمال کا بہترین طریقہ سوچنا ہوگا، اور یہی آپ کے مخالفین کو شکست دینے کی بہترین حکمت عملی ہے۔ آپ کا غصہ آپ کے اختیار میں ہو، حقیقت پر مبنی ہو اور مسئلے کے اصل سرچشمے کو مٹانے والا ہو۔ یہ تھا سجاد احمد جنیجو۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔